यहाँ पर आशीष जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि खुद मोदी जी के भाई ये कुंडली लेके आए थे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का प्रतीक कमल पुष्प, हाँ, इनकी पार्टी का सिंबल मोदी भी कमल जी का के व्यक्तिगत जीवन में भी अनुराधा नक्षत्र का बड़ा महत्व है। हाँ, डिम्पल यादव वो जीत जाएंगी। लेकिन मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। जरूरत से ज़्यादा इस चुनाव में, जितना इन्होंने 2 चुनाव में परिश्रम नहीं किया है, इनको इस चुनाव में उतनी मेहनत अब करनी पड़ेगी। सीटें क्या घट रही हैं? क्या आपने कहा कि बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा मोदी जी को? जैसे इन लोगों ने नारा दिया है ना कि 400 पार, वो नहीं होगा। तो योगी जी की भी हमारे पास कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली, बहुत मजबूत कुंडली है, और वो भविष्य के पीएम है। ऐसा हमने पीएम मटेरियल है उनकी पास? नहीं, मटेरियल नहीं है, वो पीएम बनेंगे। ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर मामला फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां प्रबल संघर्ष दिख रहा है? नमस्कार मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत है, और भारत अब अपने लिए नई सरकार का चुनाव कर रहा है। 2 चरण के मतदान हमारे देश में हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, मध्यकाल की ओर ये चुनाव बढ़ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कौन देश का कर्णधार होगा, कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा, ये सवाल इस समय देश के 140 करोड़ लोगों के दिलों में है। हमारे साथ देश के चर्चित प्रख्यात एस्ट्रो गुरु पंडित आशीष वत्स मौजूद हैं। लाखों लोग इनको देखते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आपके संपर्क में रहते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दीपक जी, और सबसे पहले श्री गुरुभ्यो नमः। संपूजिकानां परिपालकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। तो इस मंगल श्लोक के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और तमाम लोगों के मन में जिज्ञासा भी रहती है कि एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल क्या कहता है, किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि कोई भी इलेक्शंस होता है तो उसमें हमारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, आदि जगहों पर आती है, और कई जो न्यूज़ चैनल के लोग हैं वो भी हमारे वीडियो का अंश जो है प्रसारित करते हैं। तो लोकसभा चुनाव जो 2024 इस समय जो है अब अपने जो है अंजाम की ओर पहुंच रहा है, तो इस विषय वस्तु पर जो है प्रकाश डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको पॉलिटिकल जो है पार्टीज़ की हॉरोस्कोप हमारे पास है, उसका हमने अध्ययन किया है। दूसरा, जो प्रत्याशियों की कुंडली है उसका भी हमने अध्ययन किया है, और ख़ास करके जो सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरे हैं, जैसे बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री के लिए जो चर्चित फेस है वो वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका फेस है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जी हैं। तो इन दोनों शख्सियत की कुंडली का आज हम विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ आज बताएंगे कि कौन सी पार्टी 2024 में इस सत्ता के शीर्षस्थ पर पहुंचेगी। तो जैसा कि पंडित आशीष वत्स बता रहे हैं कि पूरी तैयारी इन्होंने की है, और इस वीडियो के साथ ही वो सारी जिज्ञासाएं जो आपके मन में होंगी कि कौन अब भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, क्या तीसरी बार मोदी जी को अवसर देगी जनता, या फिर जिस तरह से गंभीर आरोपों के साथ, आक्रामक रुख के साथ इंडिया गठबंधन और उसके नेता राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उनके यहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा भी अभी तय नहीं है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन या उसका कोई चेहरा सामने आएगा? तो ये सारे सवाल, और भारत के भविष्य का विषय है, भारत के भाग्य का विषय है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और पूरी तैयारी आशीष जी करके आए हैं। पंडित आशीष वत्स, मोदी जी की कुंडली भी इनके पास है, राहुल गांधी की भी कुंडली इनके पास है, इंडिया गठबंधन के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या कह रहे हैं, भाजपा के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, सारा अध्ययन है। तो पंडित जी, शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। हमारे सितारे, हमारे ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? जी जी, तो देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की हम जो है कुंडली खोल लेते हैं। 17 सितंबर 1950 का इनका दीपक जी जन्म है, और इनके जन्म समय के बारे में 2 भ्रांतियाँ हैं। एक तो सुबह 7:30 का जन्म लोग बताते हैं, लेकिन जो इनकी एक्चुअल जो टाइमिंग है बर्थ की, तो हमारे गुरु जी हैं, उनके पास जो है इनके भाई साहब लेकर के जन्म पत्रिका आए थे, तो वहीं से हमको ये मतलब डाटा मिला है। और 9:34 के करीब का है, वड़नगर गुजरात का है।
तो प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली, मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित कुंडली है, बिल्कुल प्रमाणित डाटा है और ये कहीं भी कोई संशय नहीं है इस पर। अब भाई उनके जो है भाई लेकर के आए हैं तो संशय तो नहीं होना तो चाहिए। ये दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि तमाम चैनल्स पे जो बातें आती हैं, कई बार यहाँ पर आशीष जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि खुद मोदी जी के भाई ये कुंडली लेके आए थे आपके गुरुजी के पास, तो बिल्कुल कॉन्क्रीट डेटा है। जी। तो है क्या कि इनकी तुला लग्न की कुंडली और इनकी वृश्चिक राशि। एक बात और बताना चाहेंगे दीपक जी कि जो भी हमने पूर्व में प्रिडिक्शंस की है वो इन्हीं डेटा के आधार पर हमने की है और लगभग जो है 70 to 80% एक्यूरेसी इस कुंडली के अनुसार हमको उसमें फल प्राप्त हुए हैं। तो इनकी जो है तुला लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि बनती है ये वृश्चिक राशि बनती है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली सभी जो ज्योतिष के शोधार्थी विद्यार्थी उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस कुंडली में लगभग अगर आप देखेंगे तो अधिकतर ग्रह 0 डिग्री के करीब के हैं। समझ रहे हैं दीपक जी? जी, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि 0 डिग्री ग्रहों पर होना इसका क्या अभिप्राय है? मतलब कि उस ग्रह में बल ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज वो शीर्ष के जो है मतलब जो सबसे बड़ा पद होता है उस पर बैठे हुए, शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं। तो तुला लग्न की कुंडली है, लग्नेश शुक्र इनकी कुंडली में एकादश भाव में बैठ गए और किसके साथ बैठे हैं? शनि के साथ बैठे हैं। देखिए शनि का नेचर क्या है, शनि जब भी किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है, समझ रहे हैं, जैसे लग्नेश के साथ बैठ गए तो इनसे मेहनत खूब करवाएंगे, परिश्रम खूब करवाएंगे और जो मतलब व्यक्ति यदि परिश्रम कर ले गया तो उसको बहुत कुछ देते हैं, बिन मांगे बहुत कुछ देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं लगभग 50 वर्षों से मोदी जी का जो रूटीन है उनकी लाइफ का कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उनका एक डे प्लान होता है। ये आज से नहीं है, जब वो भाजपा के कार्यकर्ता थे संघ के तभी से एक डे प्लान है कि वो बहुत परिश्रमी हैं। प्रातः उठ जाना और देर रात तक काम करना, एक पूरा उनका अपना जो सेल्फ मैनेजमेंट है, आत्म प्रबंधन है, वो उस आत्म प्रबंधन से कोई भी उसको लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करते, बड़ी गंभीरता से अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। और जैसे ही इनकी लग्नेश शुक्र की दशा 1987 में आई थी उसके बाद ये बिल्कुल सक्रिय राजनीति में आए। शुक्र की 20 साल की महादशा होती थी, 87 से लेकर के 2007 तक का पीरियड आपको पता होगा, उसी दौरान ये मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद फिर सूर्य और चंद्रमा की दशा। वर्तमान समय में जो है इनकी दशा चल रही है ये मंगल की महादशा इनकी चल रही है और मंगल इनकी कुंडली में कौन है? तो 7वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं। अच्छा, होता क्या है जन्म कुंडली में दूसरा और जो 7वां भाव होता है इसको बोलते हैं मार्केस की दशा, मारक भाव की दशा चलती है। लेकिन अपने घर का तो कोई विनाश करता नहीं है, मानते हैं इस बात को? तो मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं और चंद्र मंगल का द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में, द्वितीय भाव जो होता है ये वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बना हुआ है। दूसरा, चंद्रमा यहाँ नीच के हो गए हैं। बेसिकली वृश्चिक राशि इनकी है और अनुराधा नक्षत्र है, तो चंद्रमा यहाँ नीच के हो गए। अब यहाँ पर नीचभंग नामक राजयोग का भी इस कुंडली में निर्माण हो रहा है। अच्छा, अनुराधा नक्षत्र है, इसके क्या मायने हैं यहाँ पर? देखिए बहुत आपने जो है मतलब टेक्निकली क्वेश्चन, बेसिकली ये शनि का नक्षत्र है लेकिन इसके जो देवता हैं ये बृहस्पति हैं। और दूसरा एक हम अब और बड़ी बात आपको बताते हैं, ये जो कमल का फूल जो प्रचार करते हैं ना जी, ये अपने कार में बैठ के दिखाते हैं, रैलियों में चुनाव चिन्ह भी दिखाते हैं और जहाँ भी होता है अपने पॉकेट वगैरह पर भी ये लगा के चलते हैं। तो इनका अनुराधा नक्षत्र का जो सिंबल होता है कमल का फूल होता है। हमने अभी, हमारा भी अनुराधा नक्षत्र है, हमने अभी आपने हमारे मोबाइल में देखा तो आपने बोला है कमल का फूल तो बहुत सुंदर लग रहा है। जी, तो हमने आपसे क्या कहा? तो क्या ये भाजपा का कुछ ऐसा काल चल रहा है, भाजपा का एक सकारात्मक समय चल रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का प्रतीक कमल पुष्प, इनकी पार्टी का सिंबल मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन में भी अनुराधा नक्षत्र का बड़ा महत्व है। और जो जिस तरह से वो पिछले कुछ वर्षों से या कह सकते हैं पिछले लगभग 2-2.5 दशकों से जो उनके जीवन में एक शक्ति का प्रभाव आया है, वो लगातार मुख्यमंत्री। एक्चुअली में है क्या कि इनके जो इष्ट बनते हैं वो शिव और पार्वती बनते हैं, तो शक्ति के भी उपासक हैं और शिव के भी उपासक हैं। समझ रहे हैं आप? शिव और शक्ति दोनों का दोनों की उपासना करते हैं, दोनों का प्रभाव। जी, भाव और भवानी दोनों इनके इष्ट हैं। तो अब आप ये जान जाइए कि ये उस शक्ति साधना करके क्या क्या चीज़ें अचीव कर ले गए। तो ये सकारात्मक वक्त जो है इनका, ये पॉजिटिव टाइम क्या अभी कंटिन्यू कर रहा है आगे? और देखिए 2030 तक की मंगल की इनकी दशा रहेगी, 2030 तक रहेगी।
तो नो डाउट 2030 तक तो मतलब जो है ये करेंगे ही करेंगे कंटिन्यू। फिर जब इनकी राहु की महादशा आ जाएगी तो वो फेज इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज रहेगा। यानी ये पंडित आशीष वत्स के मुखार बिंदु से हम ये सुन रहे हैं और ये मान सकते हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव के परिणाम नरेंद्र मोदी जी के अनुकूल होने वाले हैं। ये जो दशा चल रही है मंगल की दशा, भाई वृश्चिक राशि है, इनके राशि के स्वामी की दशा चल रही है, तो इनके लिए बहुत ही अनुकूल चल रही है। लेकिन मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ज़रूरत से ज़्यादा इस चुनाव में, जितना इन्होंने 2 चुनाव में परिश्रम नहीं किया है, इनको इस चुनाव में उतनी मेहनत अब करनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ चीज़ों की मतलब इनको सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि अभी मंगल में मेहनत अभी और करनी है, आने वाले जो चरण है इनको बहुत ज़्यादा करनी है। 2 चरणों के बाद यानी इन्हें अभी और अधिक सतर्क होना है और अधिक ध्यान देना है। हाँ, क्योंकि मंगल में राहु चल रहा है और हमारे हिसाब से अभी जो है इनको अपनी कुंडली में राहु को और जो है मतलब मजबूत करना चाहिए। राहु को थोड़ा सा, राहु के मंत्रों का ये जाप वगैरह करवा सकते हैं, तो इनको बहुत अनुकूलता जो है प्राप्त होगी। राहु की मजबूती के लिए आशीष जी, और भी जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे, देखेंगे, हमें सुनेंगे, अगर जो आपने बताया कि राहु की मजबूती के लिए मोदी जी को कुछ प्रयत्न करने चाहिए, आम लोग राहु की मजबूती के लिए अपने जीवन में किस तरह से कुछ उपाय देखिए है क्या दीपक जी कि राहु और केतु ये आपके शरीर में ही मौजूद होते हैं। जो सर के गर्दन के ऊपर का पोर्शन होता है वो राहु होता है, और जो गर्दन के नीचे का पोर्शन होता है इटकाल केतु जी, मतलब धड़ केतु है, सर राहु है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अगर कोई हम लोगों को विकलांग व्यक्ति दिखे जो कि अंधा हो, हम लोग उसको दवा दे सकते हैं। किसी को दिखाई ना दे रहा हो या मोतियाबिंद की समस्या हो, हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं। कोई डीफ एंड डम हो, हम लोग उसके लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं ऑफर कर सकते हैं। कोई आदमी बहरा हो, हम उसके लिए मशीन अगर कैपेबल है तो कर सकते हैं। तो ये सब मतलब जो लोग शारीरिक कष्ट में हैं उनकी सहायता, हाँ उनकी सहायता अगर कोई कर रहा है तो राहु बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरा, जो सफाई कर्मी होते हैं, खास करके जो मतलब जो है ड्रेनेज सिस्टम वगैरह की साफ सफाई करते हैं, यदि उनको जो है कुछ खाने पीने की वस्तुएं सैटरडे के दिन ऑफर की जाए या नो मून अर्थात अमावस्या के दिन ऑफर की जाए, तो ऐसे लोगों का राहु बहुत स्ट्रांग होगा, राहु बहुत अच्छा फल देगा। कहते हैं ना ब्लेसिंग्स, आशीष जी बता रहे हैं कि ब्लेसिंग्स, तो जो मतलब ब्लेसिंग्स गेन करिए आप। अगर आपको अपना राहु मजबूत करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग्स गेन करिए, जिनको शारीरिक कष्ट है उनकी मदद करें। और जो हमारे समाज में वो लोग जो जिनकी वजह से हमें स्वच्छ वातावरण मिलता है, समाज के वो जो समाज का विष हर लेते हैं, समाज की गंदगी को दूर कर दे रहे हैं, और तो हमारे हिसाब से सरकार उनकी भी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। देखिए दीपक जी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ अनबायस होकर के, मैं ये बताऊंगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है, बाकी तो सब प्रभु के हाथ में है। नहीं बिल्कुल, और अपने आप तो उस साइंस, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आपके पास ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान है, जो अनुभव है, और आप उस कैलकुलेशन के आधार पर आप अपना जो विश्लेषण है वो दे रहे हैं। देखिए मोदी जी के पास भी जो है हजारों एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, ठीक है, कोई जो है नया नहीं, वो भी राय लेकर के आगे चलते होंगे। लेकिन हमारे दर्शक जान ले कि क्या, अब जैसे हमने अनुराधा नक्षत्र वाली आपको चीज़ें बताई, कमल का फूल बीजेपी का सिंबल भी है, और ये क्या करते हैं अपने, अगर आपकी भी जो राशि है, जैसे मान लीजिए कि आपका यदि जो है नक्षत्र आता है, अनुराधा छोड़ दीजिए, आपका मूल नक्षत्र आता है, तो मूल नक्षत्र का जो वृक्ष होता है वो साल का पेड़ होता है। तो यदि आप उसकी सीनरी वगैरह कुछ अपने जो है आप घर में लगा दीजिए वेस्ट डायरेक्शन में, या अपने पर्स में लीजिए, या आप बार बार जो है साल के वृक्ष को देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो है उस नक्षत्र के आप प्रभाव में आ जाएंगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कहने का सीधा सा मतलब है। तो यहाँ पर हम आपको जो है बताना चाहेंगे कि वो भी अपना जो है मतलब अपने नक्षत्र को जो है एक्टिवेट कर रहे हैं, कमल के, हाँ ये नक्षत्र को एक्टिवेट करने का तरीका होता है। और बीजेपी पार्टी उनके लिए शुभ है, क्योंकि पहले क्या थी पार्टी, अब क्या हुई उनके आने के बाद, केवल एक नाम से मतलब जो है एक, यानी भाजपा और मोदी दोनों एक दूसरे के लिए पूरक बन गए हैं, शुभ हैं। और जो अनुराधा नक्षत्र की बात आपने बताई, जो कमल का पुष्प है उसकी जो भूमिका है, बीजेपी का प्रतीक है, वो बीजेपी का अस्तित्व है कमल का पुष्प, और मोदी जी के लिए वो अनुराधा नक्षत्र के प्रतीक के रूप में सदैव उनके निकट, उनके लिए भी फलदायी है। एक और ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि पर वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो इनको हम ये भी सजेशन देंगे कि जितना अधिक हो सके ये अभिषेक वगैरह, खास करके रुद्राभिषेक वगैरह करें, और देश के कल्याण के लिए, देश की समृद्धि के लिए
इनको गन्ने के रस से करना चाहिए, दूध से करना चाहिए, जल से करना चाहिए। तो रुद्राभिषेक इनको अधिक से अधिक करना चाहिए। अच्छा, ये और जो ज्योतिर्लिंग्स वगैरह के जो दर्शन होते हैं जी, जी, जी। वो करके अपनी साधनाएं ये करें। इनको जो है भगवान शिव जिता देंगे और नेक्स्ट जो है मतलब पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री भी बने। तो मोदी जी के लिए ये जो मोदी जी के चाहने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मोदी जी तक बात पहुंचेगी जी। कि इन्हें शिव जी का अभिषेक करना है, गन्ने के रस से, दुग्ध से करना है विशेष रूप से, क्योंकि मोदी जी के साथ एक राजयोग है और उन्हें पूरे राष्ट्र के कल्याण की कामना करनी है, वहाँ पर राष्ट्र के प्रजा के कल्याण की कामना करनी है। इसीलिए गन्ने के रस से और दुग्ध से शिव जी का आजकल जो अभिषेक राम करना नाम है। चला है, तो राम का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? रा का मतलब होता है राष्ट्र और माँ का होता है मतलब मंगल। तो जो राष्ट्र का मंगल करे। कितनी अच्छी बात पंडित आशीष वत्स ने आज बताई है कि राम के नाम की जो परिभाषा, मुझे लगता है कि राम के भक्त तो करोड़ों हैं विश्व में, अरबों लोग, अरबों खरबों लोग हैं, अरबों खरबों लोग राम को रोम जानते रोम में हैं। राम बसे हैं। लेकिन राम के नाम की बड़ी सुंदर परिभाषा आपने दी है जी। कि रा से राष्ट्र और माँ से मंगल। तो मोदी जी पर एक चर्चा हो गई यहाँ पर और ये ज्योतिषी गणना बता रही है कि वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी। कैलकुलेशंस जो धरातल की पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हो, कुछ भी हो, जातीय समीकरण कुछ भी हो, भले ही ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने कुछ वोट बैंक की गोलबंदी की है, मुस्लिम एकजुट होकर वोट कर रहे हैं, कुछ और लोग भी बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो पॉलिटिकल सिचुएशंस नहीं डिस्कस हो रही हैं। यहाँ पर ज्योतिष का डिस्कशन, क्योंकि आशीष जी उसके विशेषज्ञ हैं और ख़ास तौर पर इस कार्यक्रम में आशीष जी आए हुए हैं जी। और ये जो गणना होती है, जो लोग जिसके बारे में जानते हैं, आज पूरी दुनिया में एस्ट्रो की चर्चा है। पश्चिमी सभ्यता भी इसका लोहा मान चुकी है और विश्व के लगभग सभी देशों में लोग इसके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसकी प्रामाणिकता को काफ़ी हद तक लोगों ने स्वीकार भी किया है। आधुनिक विज्ञान में भी आस्था रखने वाले लोग ज्योतिष में भी आस्था रखते हैं। तो एक तथ्यपरक यहाँ पर बात निकल कर आई है, एक अच्छा निष्कर्ष निकल कर आया है कि मोदी जी, अच्छा आशीष जी यहाँ मैं रोक रहा हूँ जी, सीटें क्या घट रही हैं? क्या आपने कहा कि बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा मोदी जी को? एक्चुअली में हमारे पास अब तक जितनी कुंडलियाँ आई मतलब हैं, क्या बाउंड्री पाला छू जाएंगे बहुमत का, लेकिन बहुत सम्मानजनक नहीं होगा 19 की तरह। जैसे इन लोगों ने नारा दिया है ना कि 400 पार, वो नहीं होगा। और जो यूपी में इन लोगों ने नारा दिया है कि 80/80, वो भी नहीं होगा। हम लोगों के पास कुंडली आती है, बहुत कुछ हम लोग ऑन कैमरा भी नहीं बोल सकते हैं, समझ ही रहे हैं आप। तो बहुत कुछ मतलब पक्ष विपक्ष दोनों को थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, सरकार 400 पार नहीं होने जा रहे हैं। हाँ। यूपी में 80/80 नहीं मिलने जा रहा है जी। लेकिन क्या कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आंकड़े दिख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या संख्या? चलिए हम एक आपको जो है मतलब दर्शकों को, खास करके जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, इनको भी एक क्लू दिए दे रहे हैं। बीजेपी पार्टी के लोग हों, देखिए अभी हम बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, अभी कांग्रेस को भी हम जो है टिप्स वगैरह देंगे, ऐसा नहीं कि हम केवल एक व्यक्ति के लिए दे रहे हैं। तो बीजेपी वालों को कहाँ मेहनत करनी पड़ेगी हम आपको बताए दे रहे हैं। सबसे पहले बिहार में जितनी मेहनत कर सकते हैं आप लोग करिए, बिहार कमजोर है। दूसरा, इनको हरियाणा में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हरियाणा इनके हाथ से चला जाएगा। जाट गुज्जर फैक्टर इनके अब हमको देखिए, हम ज्योतिषी हैं, हमको ये सब फैक्टर वगैरह के बारे में, लेकिन हरियाणा क्षेत्र जो है ये हरियाणा। तीसरा एक हम आपको और स्टेट बताए दे रहे हैं, इनको कहाँ मेहनत करनी होगी, इनको मुंबई में मेहनत करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र भी इनका कमजोर है। चौथा एक स्टेट अब हम आपको और बता रहे हैं, इनको कर्नाटका में मेहनत करनी होगी। कर्नाटक में? हाँ, वहाँ पहले राज्य सरकार गंवा चुके हैं। हाँ, गंवा चुके, हमको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास कुंडलियाँ आई हैं उनके हिसाब से, अब जो कुंडलियों का और जो ग्रह नक्षत्रों के जो योग हैं, और मतलब किसी स्टेट के जो इंचार्ज लोग हैं, प्रभारी लोग हैं, वो लोग कुंडलियाँ भेजते हैं हमको, देखते रहते हैं। झारखंड पे भी इनको मतलब हाँ, अगर ये थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो झारखंड में ये अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर लेंगे ये। हाँ, इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल में ये अच्छा करेंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में अच्छा, लेकिन विशेषकर इनको बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र,
यूपी खास करके देखिए, जहां हम लोग बैठे वहां की तो बात ही नहीं की, यूपी में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आशीष जी, उत्तर प्रदेश की जो गृह प्रदेश है हम सबका और राष्ट्र का हृदय भी है, सर्वाधिक सीटों वाला प्रदेश है। मोदी जी यहीं से लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, माँ गंगा का पुत्र स्वयं को कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसा फायर ब्रांड नेता यहाँ पर है, जिसे मोदी का उत्तराधिकारी भी कुछ लोग कह रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश क्या देने जा रहा है भाजपा को? हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश ने जो है 2-2 बार तो दिया ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप जो है संसद में पहुंचना चाहते हैं तो यूपी से होकर के रास्ता जाता है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। आप पत्रकारों की भाषा हम भी बोलने लगे हैं, तो सही है। लेकिन यूपी में इस बार इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि देखिए, ठीक है, अभी आपने कहा योगी जी के बारे में, तो योगी जी की भी हमारे पास कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली, बहुत मजबूत कुंडली है, और वो भविष्य के पीएम है, ऐसा हमने आज भी कहा है, और इसके पूर्व भी हमने इस चीज़ के बारे में अपने चैनल पर बता चुके हैं कि वो आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं, भविष्य के पीएम है। पीएम मटेरियल है उनकी पास? नहीं, मटेरियल नहीं है, वो पीएम बनेंगे। मटेरियल दूसरी चीज़ होते हैं, वो बनेंगे ही बनेंगे। 2019 के चुनाव में हमने जब प्रेडिक्शन करेंगे की थी कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे ही बनेंगे, बने कि नहीं बने। फिर 2022 चुनाव का हमने बताया, 2017 में हमने बताया था कि जो है बीजेपी आ रही है, कमबैक कर रही है। तो यूपी के बारे में जो आपने पूछा, यूपी में इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और यूपी में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर इनको कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत सतर्कता से इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप कुछ सीटें हमसे अगर जो है जानना चाहते हैं, हम सभी सीटों का तो नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा कुछ सीटें जो जहां पर जिन सीटों के बारे में आपका स्पष्ट अध्ययन हो, हाँ, और जो आपकी अपनी ज्योतिषीय गणना है, ग्रहों जो ग्रहों का आपका अपना अवलोकन है कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर मामला फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां प्रबल संघर्ष दिख रहा है, जहां विपक्ष का मनोबल बड़ा ऊंचा दिख रहा है, और जहां पर थोड़ी सी चूक जो है वो रिजल्ट्स चौंकाने वाले दे सकती है? देखिए, आजमगढ़ जो सीट है, आजमगढ़ सीट पे बीजेपी वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, घोसी सीट पे इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। आजमगढ़ घोसी ये फंसी हुई है सीटें, पूर्वांचल से भाषा में जो आजकल की भाषा है, फंसी हुई है। हाँ, फंसी हुई है, और पूर्वांचल पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और आगे अब हम बढ़ते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में भी इनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बनारस ये जीत रहे हैं, मोदी जी विजयी हो रहे हैं बहुत अच्छे, उससे जो है जीतेंगे। मोदी जी गोरखपुर ये जीत रहे हैं, गोरखपुर बहुत अच्छे उससे जीत रहे हैं, अयोध्या ये बहुत उससे जीत रहे हैं। अगली जो इनके लिए सीट आ रही है, ये फिरोजाबाद सीट पर यदि मेहनत नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी की विनिंग सीट रही है। कन्नौज सीट हो गई, कन्नौज में भी बड़ा प्रबल संघर्ष। कन्नौज में भी हमको लगता है कि बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो लूज हो सकती है कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था, आपसे सुने हैं। अगली एक सीट आती है मैनपुरी। मैनपुरी सीट डिम्पल यादव वो जीत जाएंगी, उनकी पत्रिका आई थी और उसको पाई थी, हमने देखा था। डिम्पल जीत जाएंगे। और कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव, सुब्रत ने डिम्पल यादव को हराया था पहले, लेकिन इस बार अखिलेश खुद कन्नौज पर उन्होंने खुद सीधा अपने व्यक्तित्व को वहां पर खड़ा कर दिया है, और बड़ा प्रबल संघर्ष है, और आशीष जी का कहना है कि सिचुएशन टफ है वहां पर। हाँ, बिल्कुल टफ है। अगली हम बदायूं की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बदायूं में भी बीजेपी बहुत कमजोर है। अब आप लोग पत्रकार, हमको नहीं पता, लेकिन जो बदायूं में भी स्थिति तो बा नाम से जो सीटें हैं ना, जैसे बदायूं हो गई, बागपत हो गई, बाराबंकी में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि बाराबंकी में जो है लास्ट में जो है मतलब निकलने के संयोग है कि बीजेपी निकाल लेगी, लेकिन इनको एक्स्ट्रा बहुत। बाराबंकी बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है, लखनऊ का सबसे नज़दीकी है और बिल्कुल मिला हुआ लोकसभा क्षेत्र है बाराबंकी का, और यहाँ पर पीएल पुनिया कांग्रेस के बड़े नेता, उनके बेटे तनुज पुनिया, दूसरी तरफ और एक बीजेपी में राजधानी रावत है वहाँ पर। और एक चीज दोनों की कुंडलियाँ भी देखी है क्या आपने? हाँ, आई थी, देखे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। मुरादाबाद आपका हो गया, मुरादाबाद। हाँ, तीसरा कैराना हो गया, कैराना। फिरोजाबाद हमने बता ही दिया है आपको। तो इन सब सीटों पर इनको तो ये बीजेपी के वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और विपक्ष के लोग भी, दोनों के लिए बड़ी उपयोगी बात आप बता रहे हैं हमारे आशीष पंडित आशीष वत्स सिंह, कि कितना मतलब आप देखें कि एक
कोई जो सधा हुआ पत्रकार है, चूँकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, 2 दशक से अधिक समय मैंने पत्रकारिता को दिया है, और जो एक जर्नलिस्ट का एनालिसिस है, एक पत्रकार का जो विश्लेषण है, उससे बिल्कुल मेल खा रहा है आपका जो ज्योतिषीय आपकी गणना है, ज्योतिषीय विश्लेषण जो आपका है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी धरातल की स्थिति और ग्रहों की स्थिति। तो चीज़ें बिल्कुल साइंटिफिक हैं, यहाँ पर कोई तुक्का नहीं लगाता है, कोई अंदाजे वाली बात नहीं होती है। जौनपुर के बारे में भी कुछ चर्चा आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जौनपुर का यदि हम बताएं तो जौनपुर में भी इनका मामला फंसा हुआ है। अब सारी सीटों का अभी मत पूछ लीजिए, ये राज को राज रहने कुछ दीजिए। सीटें, इसलिए कुछ सीटों के बारे में आपने जो बताया है, ये एस्ट्रो ओपिनियन पोल आप इसको कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल जो है कॉन्क्रीट है ये। मैं तो इससे काफ़ी हद तक खुद को सहमत पा रहा हूँ, क्योंकि इन ज़्यादातर सीटों के बारे में मैंने अध्ययन किया हुआ है। यही चीज़ें हमने 2019 में एक प्रत्याशी का नाम लेकर के बताया था, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और वही चीज़ें 2000 वीडियो हमारे चैनल। भारत के प्राचीन ज्ञान का सामर्थ्य है। हमारा एक बात कहना है, जी जी, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकते हैं, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, लेकिन ये पवित्र विद्या कभी गलत नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि जो इसके साधक हैं उनकी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं कि वो अच्छी साधना नहीं कर पाएँ, लेकिन ये पवित्र विद्या, ये विज्ञान जो है प्रमाणित है हजारों वर्षों से, और आज भी अपनी प्रामाणिकता को व्यक्त कर रहा है। तो मित्रों, बड़ी सार्थक बातचीत हुई पंडित आशीष वत्स जी से, और हम इनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और विस्तृत अध्ययन के साथ, तर्कों के साथ, ज्योतिषी गणना का जो परिणाम है, जो निष्कर्ष है, जो विश्लेषण है, वो हमारे सामने रखा। पूरे देश की एक तस्वीर और उत्तर प्रदेश की तमाम चर्चित सीटों की तस्वीर, राज्यों की तस्वीर, और एक पत्रकार के नाते मुझे भी आभास हो रहा है कि वो बिल्कुल विश्लेषण जो मीडिया के एक्सपर्ट्स का विश्लेषण है, चैनल्स का जो विश्लेषण है, खुलकर लोग अभी कह नहीं रहे हैं लेकिन जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, वो विश्लेषण आपके ज्योतिषीय विश्लेषण के बिल्कुल निकट है। जी। तो पंडित आशीष वत्स को हम धन्यवाद देंगे जी, और फिर अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे, और पंडित जी से चाहेंगे कि एक अपनी टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दें। टिप्पणी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूँकि ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार बनने जा रहे हैं पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता है दीपक जी। आपके पत्रकारिता जगत में बड़ा कॉन्फिडेंस का विषय है, हम लोग तो हिम्मत नहीं कर सकते इस तरह की टिप्पणी करने की। आपके दम पर, आपके सहयोग से, आपके सहारे हम भी कह रहे हैं, आपकी बात सुनकर, कि जो आपका कैलकुलेशन है, मोदी जी तीसरी बार भारत की जनता मोदी जी को ला रही है। निश्चित बनेंगे, 110% बनेंगे, और जो है इनकी अच्छी सीटें भी आएंगी, सरकार इनकी बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अपनी वाणी को अब हम विराम देते हैं, और आप सभी दर्शकों से जो है जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।